आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के क्या क्या चुंबकीय प्रभाव हो सकते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पूरा प्रयोग किया गया था ये ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड ने क्या बोला? ओरस्टेड ने बोला कि हमारे पास कोई तार है जिसमें क्या हो रहा है, धारा की प्रवाह हो रही है। अगर धारा की प्रवाह इस तार में हो रही है तो इसके पास अगर हम चुंबक यानी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको मापन करने वाली जो युक्ति है, उस चुंबकीय सुई को अगर यहां पे लाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें विक्षेप होगा। यानी हमारे चुंबकीय सुई है उसमें क्या हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें धारा की दिशा विपरीत कर दी, यानी इसमें जो वैद्युत धारा बह रही है उसकी दिशा विपरीत कर दी। देखा जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप की दिशा क्या हो गई, हमारी बदल गई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये धारा है, यानी किसी भी वायर में जो हमारे धारा बह रही है उसके आसपास क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई एक बल का अनुभव करती हो, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि हमारे पास अगर यहां पे कोई चुंबक है, इसमें क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, यानी एक हमारा उत्तरी ध्रुव होता है एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर इसके पास कोई हम चुंबकीय सुई लाएंगे तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इसमें बल लगेगा। वही अगर इसे बल लगेगा इसका मतलब क्या है, इसके क्षेत्र में हमारी सुई रखी गई है और इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। चलिए अगर हमारे पास कोई आवेश है तो उसके पास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर कोई चुंबक होगा तो उसके पास के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। आगे बढ़े, देखिए हमारा अगला आर्टिकल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखिए यहां पे जो जरूरी चीज भी है आपको समझनी भी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पे ये हमारे पास एक चुंबकीय सुई है। अब चुंबकीय सुई को हम लोग इस तरीके से कुछ दिखाते हैं। यहां देखिए ये हमारे पास ऊपर वाला क्या हो गया, ये नॉर्थ ध्रुव हो गया, यानी हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया। इसको हम दिखाते हैं एन से, और ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी हो गया। तो यहां से जो निकल के यहां आएगी इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से निकल के कहां जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखिए जैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, सेम ही हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यानी किसी चुंबक के पास अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है, एक चुंबक है, या हमको दूसरे तरीके से भी हम इसको समझा सकते हैं कि जैसे मैं बात करूं किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार पे। देखिए हमारे पास मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किसे दिखाते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अगर इसके लंबवत हम कोई एक एकांक लंबाई, यानी इसके अगर मैं लंबाई की बात करूं 1 मीटर लंबाई का एक तार लूं जिसमें हमारे पास क्या हो, धारा एकांक हो, 1 एम्पियर हो, इस पे जो बल लगता है धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस पे जो बल लगेगा ना इस तार पे, वो इस स्थान पे क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं, बट ये तरीका हमारा ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक बार दोबारा आपको बता दे रहा हूं, है क्या, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास इस तरीके से इस दिशा से इस दिशा में क्या हो,
हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ से इस तरफ हो, हम 1 मीटर का एक वायर लेके उसमें 1 एम्पीयर का करंट जो है, 1 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित कराएं, तो इसमें जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, उस स्थान पे जिस स्थान पे तार रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर हो या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है इसको भी मैं बता सकता हूं आपको, यहीं पे देख लीजिए। अभी हम आगे आप ही पढ़ोगे तो इस पे बल लगता है, वो लगता है ILB। तो यानी मैं यहाँ पे अगर एक और एक हो जा रहा है तो इसका मतलब B बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यह बटा IL ये होता है। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर मैं बात करूं यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी जो तीव्रता की मात्रक होता है वो न्यूटन, ऐसा क्या होगा, एम्पियर और मीटर। ये हमारा हो गया न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया। इसी को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में की उत्पत्ति, ओरस्टेड का प्रयोग। अब देखिए ओरस्टेड के बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था, एक बार और बता दे रहे हैं। ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने कई प्रयोग किया। जैसे कि पहला प्रयोग क्या है, उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगाई, यहाँ ज्यादा वोल्टेज का यहाँ कम। अब इसमें क्या, धारा की प्रवाह इस दिशा में हो रही है, तो हमारे पास जो कंपास रखा गया है, अब देखिए यहाँ पे जो कुंजी थी ना उसको जोड़ा नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे धारा क्या है, 0 है। जब इसको जोड़ दिया गया तो यहाँ पे जब धारा बहने लगी तो क्या हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक जो हमारा जो चुंबकीय कंपास है वो हमारा क्या हो गया, वो ऐसे हो, मतलब पहले इस दिशा में थी, अब क्या होगी, अब ऐसी हो गई। अब जब हमने धारा की दिशा मतलब इधर ज्यादा बैटरी लगा दिया, इधर कम विभव वाला, ज्यादा कम विभव ज्यादा विभव, यानी बैटरी की दिशा अगर हमने चेंज कर दी तो अब धारा की दिशा क्या होगी, इधर हो गई। अब क्या हुआ, पहले तो हमारा ऐसे था, पहले इधर रोटेट हुआ, अब क्या होगा, अब इधर रोटेट हो गया। यानी अगर हम धारा की दिशा बदलते हैं तो उस पे जो हमारा तो चुंबकीय, यानी अगर मैं बात करूं चुंबकीय कुंजी जो हमारी है, या अगर बात करूं चुंबकीय सुई जो हमारी, उसकी दिशा बदल जा रही है। अगर हम धारा अगर पहले इधर जा रही थी तो दिशा मान ली इधर है, अगर धारा मैं विपरीत कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगी, दिशा इधर हो जाएगी, यानी बदल जा रही है। इसका मतलब ये है कि ओरस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली बता दिया कि अगर किसी भी वायर में धारा बहेगी तो यानी उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कितना क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बताए, ये हमारे अगले साइंटिस्ट आके बताए जिनका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। उन्होंने बताया कि किसी धारा की वजह से कितना हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी कहीं पे। उन्होंने क्या किया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं आपको यहाँ पे सिद्ध करके बता दूंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हमारे पास इस तरीके की का तार लिया जिसमें धारा I बह रहा है। उन्होंने एक छोटा सा अवयव लिया IDL वेक्टर। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, यहां से R दूरी पे, R वेक्टर यानी R सदिश दूरी पे जो इस तार के साथ थीटा कोण बना रहा है, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dB आ रही है ना, वो क्या होगी, dB जो होगी वो समानुपाती किसके, IDL के, किसके, IDL के। और जो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, वो समानुपाती है किसके, 1/r², या बोल सकते हैं r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा क्या है हमारा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, इनके बीच के कोण के समानुपाती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोबारा बोल दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी dB वो हो जाएगी समानुपाती किसका होगी, IDL sin थीटा और r² के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये हमारा हो गया। अब हुआ क्या, अब यहां पर जब हमने समानुपाती चिन्ह हटाया, अब देखिए तो यहां जो dB बराबर आ जाएगा, एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटा r²। इतना हमारा क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी R रेजिस्टेंस पे, इस छोटे से तार की वजह से, जो हमने छोटा सा अवयव लिया है उसकी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, यहां पे उसी चीज को बताया गया है, पर यहां पे कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहां से भी देखिए कि अगर इसकी मैं बात करूं मात्रक हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। सारी की सारी चीजें यहां पे मिल गई। यहां पे देखिए थीटा क्या है, कोण किसके बीच में, IDL वेक्टर और
आर वेक्टर यानी आर सदिश और डीएल आइडियल सदिश के बीच का कोण है। अब देखिए आगे क्या है हमारा, हम आगे बात करते हैं कुछ विशेष स्थिति के बारे में। पहला क्या है कि यदि हमारा जो आइडियल है, आइडियल की दिशा मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दे रहा हूं, इस दिशा में है। अगर मैं बात करूं जो आर की दिशा यानी जो हमारा थीटा है वो 0 यानी इसी दिशा में अगर मैं कर दूं, यहां पे हमें निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, यह हमारा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डीवी का फार्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 हो जाएगा। अगर यहां पे मैं बात करूं इसके विपरीत, यहां पे आर दूरी पे जब हमारा क्या हो इनके बीच कोण 180 डिग्री हो, तो साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे v की वैल्यू 0। तो यानी पहला हमारा पार्ट हो गया। अगर मैं दूसरी स्थिति के बारे में बात करूं, धारावाही अल्पांक dl से बिंदु P की दूरी r यदि लंबवत अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम मान पे होगी। कैसे, आइए देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास वो छोटा सा एलिमेंट है यानी छोटा सा अवयव है dl, यहां से r दूरी है पर इनके बीच क्या कोण है 90 डिग्री। यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी b, वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई dl बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है यानी अधिकतम होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। ये हमारा तो किसी जनरल बिंदु पे आ गया था जो हमने निकाला भी था। अब देखते हैं यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए म्यू नॉट के बारे में एक बार हम यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा। देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या एक नियतांक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई जो नियतांक है ये बराबर होता है 10 की पावर -7 किसमें, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि हम लोग म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, अब देखिए म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकीयशीलता, चुंबकशीलता क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। जैसे हमारा वहां था ना वैद्युशीलता, यहाँ क्या है चुंबकशीलता है, पर किसकी म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अब जो इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट की, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई अगर दिया है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे बताएंगे, मान लीजिए कोई वायर है, जैसे मैंने अभी इसके पहले देखा बायो सेवर्ट वाले में कि हमें कहाँ पता है कि जो हमने यहाँ निकाला चुंबकीय क्षेत्र निकाला, बस निकाला ना, हमें थोड़ी बता पाई किस दिशा में है, तो कैसे निकालेंगे दिशा, आइए देखें। अब देखिए यहाँ पे बाएं दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है, क्या कहता है समझिए। यदि हम दाएं हाथ का पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत ऐसे रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु पे P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं। ये हमारे पास हथेली है, ये हमारा क्या अंगूठा है, हथेली की उंगलियां और अंगूठे के बीच में क्या रखना है 90 डिग्री कोण रखना है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये हमारे पास इसमें धारा I बह रही है, तो हमें यहां पे निकालना है क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पे। तो क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे रखेंगे, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, किधर रखेंगे धारा की दिशा में, और ये उंगलियां कहां ले जाएंगे P बिंदु पे जहां निकालना है, जिस बिंदु पे निकालना है। अब देखिए हमने ऐसे कर दिया, एक P बिंदु आ गया। ये जो हथेली का ये वाला साइड है उसके लंबवत, इसके लंबवत जो होगा वो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो लंबवत देखिए, लंबवत देखिए ये क्या है अंदर की तरफ,
और अंदर को ऐसे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। अब यहीं अगर इसी में धारा हमारी ऐसे बहती, ऐसे, और P बिंदु होता तो हम कैसे निकालते, तो तब हम क्या करते, अंगूठा को रखते किधर, जो हमारा धारा की दिशा में, और उंगलियां रखते कहाँ, जहां पे निकालना है। तो अब क्या होगा, गोरा वाला साइड जो हाथ का इधर आ रहा है ना, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी, पर इसके क्या होगी, लंबवत। इसको इस तरीके से दिखाते हैं, बाहर की तरफ B, यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। अब मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि जैसे कि हमारे पास इसकी वजह से हमें निकालना है धारा की दिशा, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे यहां अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, और जो हमारी अंगुलियां हैं, ये हमारी धारा की दिशा मान लो इधर है, हम अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे, जो अंगुलियां जैसे मुड़ रही हैं, ऐसे ऐसे मुड़ रही ना, ऐसे मुड़ेंगे हमारी अंगुलियां, तो ऐसे हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ, देखिए यहाँ पे, और आगे अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा इस दिशा में, फिर क्या होगी, इस दिशा में होगी, फिर इस दिशा में, इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर की तरफ है, उसके बाद क्या ऐसे मुड़ते हुए जाएगी। तो उन्होंने ये बताया, यही सेम चीज लिखा हुआ है, यदि हम दाएं हाथ के चालक को, दाएं हाथ में चालक के इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परिपथ चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसके लंबवत होगी, यहाँ क्या होगी, इसके लंबवत होगी। इस बात को देखिए आप लोग, इसके यहाँ पे क्या इधर लंबवत होगी, ये मान लीजिए धारा की दिशा है, और ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, देखिए इस तरह से होगी। आगे बढ़ते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम। मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़ के किसी पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए अंगूठे को घुमाने की दिशा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अब देखिए, अगर मान लो ये पेच है, अगर पेच को ऐसे घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ बढ़ेगा, अगर ऐसे घुमाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा पेच, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अगर मान लो धारा इधर बह रही है, हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक, अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, अंदर धारा है ना, तुम्हारा ये अंदर की तरफ जाएगा। अब देखिए इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए इधर हमारा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, यानी इसकी जो हमारा अंगूठा है, अब देखिए उन्होंने कैसे पकड़ा, अगर ये धारा अंदर की तरफ जा रही है, मान लो इधर है, तो क्या करेंगे, कैसे घुमाएंगे इसको, वो ऐसे घुमाएंगे ना, अंदर जाएगा ना, ऐसे ऐसे, तो यानी क्या होगा हमारा, इस दिशा में हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए जो हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है उस पे। यहां पे क्या दिया है, एक धाराखंड जिसकी लंबाई 1 सेमी है, धाराखंड यानी डीएल की लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर, और उसमें बहने वाली धारा जो आई है कितना है, 16 एम्पियर है। मूल बिंदु पर एक्स एक्सिस के अंदिश रखा गया है, एक्स एक्सिस के अंदिश रखा गया है मूल बिंदु पे, यानी यहां पे रखा गया है। कह रहा वाई, इसके कारण वाई अक्ष के मूल बिंदु के 0.8 मीटर दूरी, यानी यहां से यहां पे 0.8 मीटर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए ऐसे धारा बह रही है, तो क्या होगा, इसकी वजह से निकालेंगे, B इक्वल टू क्या होगा, μ0/4 पाई आई dl साइन कितना 90 डिग्री ना, इनके बीच कितना कोण है, 90 डिग्री, ये हमारा r है बटा r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, आई की वैल्यू क्या 16 है, dl की वैल्यू क्या है 10⁻⁻2 है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है अपान r कितना दिया है, इसको लिख सकते हैं 8 10⁻⁻1, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 10⁻⁻2, ये तो कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा 4 टाइम्स आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻8, इसको लिख दें अपान 4 लिख दें, इसको क्या हो जाएगा 2.5 10⁻⁻8, क्या होगा टेस्ला। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
चलिए इसको मैं टेस्ला नहीं, मैं आपको इसको जो भी अब तक बताया हूं मैं उसके हिसाब से आपको लिख रहा हूं। क्या होता है हमारा, देखा न्यूटन, इसको क्या बोलते हैं 10⁻⁸ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, अब क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े, उसी को टेस्ला भी बोलते हैं। बट यहाँ पे अगला हमारा बहुत समझने वाली बात है, क्या है हमारा बायो-सेवर्ट के नियम का कूलाम के नियम से तुलना। अब देखिए हमारे पास जो बायो-सेवर्ट का नियम आया है वो क्या आया है, dB = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। यहाँ पे क्या था 1/4π dq/r²। तो देखिए यहाँ पे आइडियल जो काम कर रहा है वही क्या कर रहा है, यहाँ पे dq काम कर रहा है। बाकी जो सिमिलरिटी है, ये हमारा नियतांक इसमें है, ये हमारा इसमें नियतांक है, हमारा r² है, यहाँ पे भी r²। देखिए कूलाम का नियम किसी सूक्ष्म आवेश dq के कारण r दूरी पे स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है, जबकि जो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है वो क्या बताता है, छोटे से सूक्ष्म धारा खंड यानी आइडियल के कारण के लिए r दूरी पर यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। अब देखिए इसमें सिमिलरिटी बहुत सारी है और कुछ अलग अलग चीजें भी हैं। जैसे बायो-सेवर्ट के नियम की बात करें तो धारावाही अल्पांक आइडियल सदिश के लिए हमारा क्या करता है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। जबकि हमारा अगर मैं बात करूं कूलाम का नियम तो dq सदिश के लिए, सॉरी dq के लिए यहाँ पे आवेश आयोग dq अदिश, यहाँ पे सदिश नहीं अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। यहाँ पे आइडियल क्या सदिश राशि है, वहां पे क्या अदिश राशि है, dq हमारा अदिश राशि होता है, ध्यान रखने वाली बात है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही अल्पांश और उस बिंदु में स्थित सदिश r के बीच के कोण पर निर्भर करता है, जबकि इसमें बस सिर्फ दूरी पर निर्भर करता है, उनके बीच के कोण पे नहीं, कोण पर निर्भर नहीं करता है। यहां देखिए इसकी दिशा धारावाही अल्पांक आइडियल तथा बिंदु P की स्थिति सदिश r दोनों के क्या होती है, लंबवत होती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आवेश आयोग dq से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा पे ही होगा, उसी दिशा के अनुदिश होगा। जैसे कि हमारे पास एक q है, तो यहाँ पे अगर r दूरी बोला जाएगा, अगर धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, अगर ऋणात्मक है तो क्या होगी, इधर होगी। यानी उस दोनों मिलाने वाली लाइन के ही क्या होगी, या तो समांतर होगी या तो जो है या तो उसकी दिशा में होगी या उसकी विपरीत दिशा में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ असमानताएं देख लें। समानताएं तो हमने देख लिया, ये सारी चीजें हैं। दोनों बलों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है, यानी 1/r² के इस तरह से प्रोपोर्शनल है। इन दोनों ही बलों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि दोनों सदिश राशि हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। तीसरा हमारा क्या है, dq आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही आइडियल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अभी हम देखिए यही सब जो तार है ना वो आगे जुड़ेंगे। कैसे हम समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र है दोनों एक साथ ही आएंगे आगे चल के, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो आगे देखिए अगला हमारा क्या है, चुंबकीयशीलता μ0 का मान, मात्रक तथा बीमा। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके, एक बार और बात कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए देखिए हमने देखा हमारा dB क्या था, dB हमारा था μ0/4π आइडियल sin θ/r²। तो बताइए अगर मैं μ0 की बात करूं, इसकी जो है मात्रक क्या होगा, तो μ0 का जो मात्रक होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए dB × 4π × r² अपान क्या आइडियल sin θ। तो देखिए dB का क्या होता है मात्रक, न्यूटन पर, इससे बेहतर है कि हम उसमें आए। अगर मैं बात करूं न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर तो होता है इसका, सॉरी इसका होता है हमारा, ऐसे कर लेते हैं ना एक एक करके। याद करो हमने F = क्या हमारा बल इक्वल था ILB था ना, तो हमारा B क्या आया था, B आया था न्यूटन पर एम्पियर मीटर, B का तो रखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो देखिए r² क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, अपान I क्या होगा, एम्पियर होगा, और इसका क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका SI मात्रक आ गया μ0 का। अब आगे देखेंगे, बात करते हैं बीमा की। तो क्या होगी बीमा, देखिए μ0 की जो बीमा होगी बल की बीमा क्या होती है, mLT⁻², और यहाँ पे धारा क्या होगी, a² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mLT⁻², a⁻², ये हमारा आ जाएगा क्या, μ0 की बीमा। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। आपेक्षिक
वैद्युशीलता क्या होगी, आपेक्षिक चुंबकीयशीलता क्या होगी, चुंबकीयशीलता। ध्यान रखिएगा, हम कई बार वैद्युशीलता और चुंबकीयशीलता को एक बार में बोल देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा चल रहा है वैद्युत क्षेत्र चल रहा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तो हमेशा हम बात करेंगे चुंबकीयशीलता के बारे में। देखिए बात यह कि अगर मैं बात करूं म्यू नॉट क्या था हमारा, ये था निर्वात का चुंबकीयशीलता, और जो म्यू है ना वो है हमारा किसी माध्यम का क्या चुंबकीयशीलता है। तो जो इनका अनुपात है इसको म्यू ही बोलते हैं, म्यू बटा म्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता। यानी निर्वात के मुकाबले कितना ज्यादा या कितना कम हमारा उस मीडियम का वैद्युशीलता है, उसी को ये बताता है। आगे बढ़े, बात करते हैं चुंबकीयशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता ई नॉट में संबंध है। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हर बार क्वेश्चन आता है। आइए समझते हैं। हमने देखा था, अगर मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, हमने देखा था 1, इसकी जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा था म्यू नॉट बटा 4 पाई, इसका जो मान होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, ये देखिए हमने जो मान था ये हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे म्यू नॉट तो लिख सकता हूं ना, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। अगर मैं बात करूं म्यू नॉट तो कितना आ रहा है 4 पाई 10⁻⁷। अगर मैं ऐसा करता हूं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों का गुणा कर देता हूं, गुणा करता हूं और इनका क्या करता हूं, गुणा कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं मान निकालूं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मान निकालूं, जो इसका मान आता है ना वो स्पीड यानी प्रकाश की वेग के बराबर आ जाता है। बहुत जरूरी चीज है समझने। देखिए यहाँ पे हमने वही चीज किया, दोनों का जो मान गुणा होता है ना, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो गुणा होता है ना 1/c² आता है। c² क्या है हमारा, यहाँ पे जो c है वो किसकी चाल है, प्रकाश की चाल। तो c हमारा क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल यहाँ से क्या आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां समझे, अगर हमारे पास, चलिए बात करते हैं, एक हमारे पास ऋजुरेखी धारावाही चालक है, ये देखिए, और यहां पे अगर धारा आई बह रही है, तो बताइए यहां पे अगर मुझे निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम P बिंदु पे, यहां से R दूरी, R लंबवत दूरी है, तो यहां पे धारा, अब देखिए जो है ये R जो है इसके साथ क्या बना रहा है, θ1 बना रहा है कोण, और यहाँ के साथ क्या बना रहा है, ये θ2 कोण बना रहा है। तो जो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, याद रखिए फार्मूला हमेशा म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई म्यू नॉट आई साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है ना, प्लस साइन θ2 अपान क्या, इनके बीच की जो दूरी है ये हमारा r, ये हमारा होता है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला यहाँ दिया भी गया है। तो इस तरीके से इसके कारण हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं विशेष स्थितियों की। पहली स्थिति क्या है, अगर हमारा जो, चलिए देखिए हमने वहां पे θ1 लिया था, θ2 लिया था, अगर ए भी 90 डिग्री हो जाए और ए भी 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा वायर है ना वो अनंत लंबाई का है। इस कंडीशन जो हमारा वैद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी उस बिंदु पे क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई r, जो उनके बीच की दूरी थी, यहाँ पे I करंट आ गया, यहाँ पे क्या होगा साइन 90 प्लस साइन 90, कितना आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी भी 1 होगी, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा B = म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। तो हमारे इतनी वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, बार बार हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखिए, अब अपरिमित लंबाई मतलब क्या है, अनंत लंबाई का ऋजुरेखी धारा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये आ गया हमारे पास। यदि बिंदु P चालक के एक सिरे
ए से सीमित तथा चालक बी से आर दूरी पर स्थित हो तो। देखिए जो पहली स्थिति थी हमारी वो ऐसी थी, दोनों तरफ क्या है, अनंत है, और यहाँ पे पी बिंदु पे निकालना था। अनंत को मिलाएगा तो कितना बनेगा, ये भी 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री का कोण, और ये भी 90। पर जो दूसरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है समझिए, वो हमारे पास एक तरफ अनंत हो, दूसरी तरफ क्या हो, यहाँ पे धारा, यहाँ आर यानी आर दूरी पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, θ1 जो पहला कोण था वो क्या होगा, 90 हो जाएगा, दूसरा कोण क्या, 0। θ1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, θ2 हमारा क्या, 0। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी B इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट I अपान 4 पाई R साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या, 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपान 4 पाई R। आगे बढ़े, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, चलिए हमारे पास एक कुंडली है, आगे हम इसका दिया भी होगा। चलिए पहले बात करते हैं कुंडली के केंद्र पर। देखिए यहाँ पे अक्ष पे दिया होगा हमारा, ठीक है, अक्ष वाला हम याद रख लेते हैं पहले, यहाँ पे अक्ष वाला हमारा इतना है। चलिए इसको मैं आपको एक बार इसका सिद्ध जो है यानी प्रूविंग कर दे रहा हूं। कैसे होगा, हमारे पास एक ये वायर है, इसमें धारा I बह रही है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। अगर यहां केंद्र पे हो जाए कितनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग क्या लेंगे, एक छोटा सा अवयव लेंगे IDL। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या अंदर की तरफ होगी, तो निकालते हैं। इसकी वजह से क्या होगी, dB जो होगी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट IDL अपान 4 पाई और इनके बीच की दूरी R, क्योंकि साइन क्या होगा इनके बीच का, साइन 90 डिग्री होगा ना, इस बिंदु पे निकाल रहे हैं साइन 90। अब देखिए इस बिंदु की अगर बात करूं तो इधर भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेंगे सबका, क्या कर लेंगे, समाकलन कर देंगे। तो B जो आएगा आ जाएगा म्यू नॉट I, जो DL का समाकलन होगा अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई R। तो बताइए DL का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट I इंटू 2 पाई R। डीएल मतलब पूरा हो जाएगा ना, 2 पाई आर का समाकलन करेंगे, अपान क्या होगा 4 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया ना, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, इसकी डीबी इस्तेमाल की वजह से आर स्क्वायर हमने वहां भी देखा था। यहाँ आर स्क्वायर बचेगा हमारा, एक आर से कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा, म्यू नॉट I बाई 2R। अगर यही हमारा इसमें n तार हो यानी n लूप हो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n I बाई क्या होगा 2R होगा इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़े, कुंडली के अक्ष पे कितना होगा, तो देखिए अक्ष के लिए निकालते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे पास ये n लूप हो तो अक्ष के लिए मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट बता दे रहा हूं। देखिए छोटे से अवयव के लिए निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका आता है वो इतना आता है हमारा, B इक्वल टू आ जाता है म्यू नॉट, अगर n लूप है, अगर एक लूप है सिर्फ एक, उसके अक्ष पे क्या आएगा, B आ जाएगा म्यू नॉट I, हमारा इसमें जो धारा बह रही है उसकी त्रिज्या का स्क्वायर अपान 2R स्क्वायर प्लस जो यानी इससे x दूरी पे यहां पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो यहां से केंद्र से उस बिंदु की दूरी x स्क्वायर की घात 3/2 ये हमारा होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत, अगर हम लोग x को 0 कर दें, अगर x की वैल्यू 0 कर दें, चलिए यहाँ देखिए मतलब कहां पे आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 कर दें मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा जो हमने निकाला है। देखिए हम लोग जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं है, आइए देखते हैं। x की वैल्यू 0 करते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपान 2, इसकी वैल्यू 0 कर दें क्या हो जाएगा, r की घात, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, डायरेक्ट आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2R। अब देखिए हमने यही तो सिद्ध किया इसके पहले, वही आया। तो यानी ये हमें फार्मूला हमारे लिए, अगर n लूप होंगे तो क्या करेंगे, n का गुणा कर देंगे ऊपर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमने आपको बताई हैं अभी। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए अगर कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पर अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में है, वो समान वेग से जा रहा है,
उसमें उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई आवेश जो है v वेग से, q आवेश है, v वेग से जा रहा है यहां से r दूरी पे, यानी थीटा कोण पे r दूरी पे निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी v, वो आ जाएगा म्यू नॉट QV। अब देखिए, इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, आगे लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। क्या होगा, B इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट QV साइन थीटा अपान क्या 4 पाई यहाँ पे r² है। तो हमें करना क्या है, हमें जहां आइडियल था ना, आइडियल, उसी जगह क्या रख देना है, QV रख देना है। कैसे रखेंगे इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं ये आवेश, यहां पे मैं r दूरी पे निकालना था, इस बिंदु पे P बिंदु पे निकालना था, मान लेते हैं हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये v वेग से जा रहा है थीटा कोण पे, आवेश Q, तो बताइए dt टाइम में क्या पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, dl दूरी तय करेगा। तो बताइए, अगर मैं बात करूं यहां से यहां जाने को टाइम लगेगा, t क्या होगा, dl बटे v होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर यहां से यहां जा रहा है तो धारा कितना होगा, इसकी वजह से, चार्ज की वजह से यहां से यहां जाने पे, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो I क्या होगा हमारा, Q बटा T, T की जगह क्या रखेंगे, Q अपान डी, T की जगह रखेंगे dl इंटू V। तो बताइए, अगर मैं बात करूं IDL क्या हो जाएगा, तो IDL जगह लिख सकते हैं, तो I की वैल्यू आ गई हमारी क्या, QDL इंटू V, फिर क्या करेंगे, DL से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यहां से A नहीं, Q बाई V आया था ना, DL बाई V, तो क्या आएगा ऊपर, QB आएगा ना हमारा। देखिए यहाँ पे Q बाई T था ना आई, तो Q बाई T जगह क्या रखेंगे, DL बाई V, तो क्या हो जाएगा, QB बाई DL। अब देखिए QB बाई DL, DL से DL कैंसिल लगे, इसका मतलब क्या हो गया, IDL जहां हमारे पास था बायो-सेवर्ट के नियम पे, वहां QB रख सकते हैं, वही हमारा आ गया, क्या आ गया, QB। इस तरीके से हम इसको, अगर इसको सदिश फॉर्म में लिखना, सदिश रूप में लिखना, तो क्या करेंगे, म्यू इक्वल B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, Q तो हमारा अदिश राशि है, V क्रॉस B, V क्रॉस R अपान R3, पहले R² था, मैंने R3 नीचे R का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना, अब यहाँ देखिए VR साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V क्रॉस R, तो हमारा क्या हो गया, सदिश रूप आ गया। उसी को यहाँ पे लिखा गया है। दो स्थिति बन रही है, अगर हमारे पास कोण 0 हो, जो कोण 90 डिग्री को, उसमें भी अधिकतम हमारा क्या आया था, चुंबकीय क्षेत्र आया था बायो-सेवर्ट लॉ में भी, और यहाँ भी वही आएगा, क्या अधिकतम आएगा। 180 और 100 और 180 भी क्या आएगा, न्यूनतम होगा 0, वहां भी 0 आया था, यहाँ भी 0 आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम। अब देखिए, अब ये बहुत जरूरी हमारा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को ये बहुत इजी कर देता है। इसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कहता क्या है कि ये सिंपल सा, इनका क्या कहना है मैं आपको बता दे रहा हूं। एक कह रहे हैं कि अगर इसमें मान लेते हैं यहाँ पे धारा I1 बह रहा है, अंदर की तरफ I1 धारा जा रही है, बाहर की तरफ क्या जा रहा है, I2 जा रही है बाहर की तरफ। चलिए इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये बाहर की तरफ क्या जा रही है, I2 धारा जा रही है, एक और धारा जा रही है क्या, I3 अंदर की तरफ। ये 3 धारा जा रही है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो क्या कहता है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का जो गॉस का नियम था हमने जो पढ़ा था, उसी के समान लगभग है। इस नियमानुसार किसी बंद पथ के परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल धारा के मान से म्यू नॉट गुना होता है। अब इसको, ये तो लिखा गया है, पर समझेंगे कैसे इसको, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 धारा है, हमने क्या बनाया, एक ये बना दिया एम्पियर लूप। ये हमारा क्या है, एम्पियर लूप है हमारा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां अंदर धारा जा रही है, इसकी वजह से इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से किधर होगी, इधर होगी, इस वजह से किधर होगी, इधर होगी। अब देखिए, अगर हम इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान के चल रहे हैं, नेट कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट पहन लेंगे dl। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता b है, तो करेंगे b डॉट dl का जो समाकलन होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट I इन। अब I इन में क्या रखेंगे, I इन
जिसकी वजह से इधर दिशा है, इसकी वजह से क्या दिशा इधर है, इसकी वजह से दिशा क्या इधर है, पर इसकी वजह से क्या इधर दिशा है, तो जिसकी वजह से दिशा इधर है उसको धनात्मक लेंगे, यानी I1 प्लस I3, और जिसकी वजह से विपरीत दिशा में उसको क्या रखेंगे, I2, उसको जो है ऋणात्मक रख देंगे। यही हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। आप समझ गए होंगे। अब इसकी सहायता से हम कई चीजें निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एक अनंत अगर वायर है ए और इसकी वजह से r दूरी पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्पियर लूप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसकी वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस लूप के हमेशा क्या होगा, हमेशा लूप से सटा हुआ ही होगा। यहाँ पे r है और r और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा क्या होगी, 90 डिग्री। हमेशा क्या करेंगे, B डॉट dl करके क्या करेंगे, बराबर कर देंगे म्यू नॉट, और इस लूप के अंदर कितनी धारा है I, तो यहाँ पे B इंटू 2πr, dl का अगर समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 2πr आ जाएगा म्यू नॉट I। तो यहाँ जो देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है वो कितनी आ गई है, म्यू नॉट I बाई 2πr। यही हमारे उस विधि से भी आई थी जो हमने पहले किया था, और यही एम्पियर से क्या बहुत आराम से आ गया, वही चीज तो वहां बताया गया वही यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने कर लिया है। अब देखिए अनंत लंबाई के सीधा धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमने अभी निकाला। अनंत लंबाई की वजह से, किसी धारा की वजह से किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एम्पियर का परिपथीय नियम से हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, यही तो हमने निकाला अभी हमने सिद्ध भी किया। आगे बढ़ते हैं, अब आता है पर देखिए ये हमारा दूसरा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो हमने एक देख लिया कि हमने अनंत धारावाही की वजह से किसी बिंदु पे निकाल लिया क्या होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है परिनालिकी के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये है क्या, देखिए ये समझिए इस तरह से है, ये हमारा इसको इस तरीके से है। अब इसको हम दूसरे तरीके से आपको दिखा रहे हैं। ये समझिए कि हमारे पास एक ऐसे अनंत की बात हो रही है, अभी ध्यान रखिए अनंत की बात हो रही, इसमें धारा जा रही है, यहां से निकल रही है, मतलब क्या, ऐसे देखिए इस तरह से जो हमारे पास इसको बनाया गया है, इस तरह के ऐसे, तो मतलब यहां से जो धारा, यहां जो तार निकल रहा है वो यहां जा रहा है, मतलब यहां धारा यहां जा रही है, इस तरीके से बना हुआ है। अब चलिए इसकी वजह से निकालते हैं क्या होगा, अंदर जो है यहां से धारा निकल रही है ना, तो यहां से गोला होगा। अब इसके कारण क्या होगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वही निकालना है। अब देखिए मान लेते हैं इसके कारण क्या होगा, अगर ये यहां धारा इधर निकल के इधर जा रही है, इधर, तो यानी इधर होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, देखिए अगर इधर से इधर धारा जा रही है तो मतलब क्या इधर होगी। चलिए हमने मान लिया क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इधर है। अब देखिए बाहर क्या होता है, इसकी वजह से कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं आती है। हमने क्या लिया, एक ये हमने एम्पियर का जो लूप होता है हमने इस तरीके से यहां पे ले लिया, इसकी क्या है लंबाई, हमने L ले लिया, ठीक है, और इसकी जो है DA है चौड़ाई इसकी। अब यहां पे देखिए, अब इसकी वजह से निकालते हैं क्या होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाई जाती है। बाहर क्या होगा, 0। तो एक काम करते हैं B डॉट dl पर कहा हमारा, इसको मैं A B ये हमारा C ये हमारा D है। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं DA का, इस दिशा का निकाल रहे हैं DA, फिर क्या करें, इसका समाकलन करें किसके, इस दिशा के लिए, इस इतने वायर के लिए, क्या होगा हमारा A से B का B डॉट dl, तीसरा हमारा क्या होगा प्लस B डॉट dl, क्या होगा dl किसर से B से C, प्लस क्या होगा B डॉट dl कहां से C टू D इक्वल टू म्यू नॉट I इन, इसके अंदर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी, और इसकी वजह से भी क्या आएगी, 0 आएगी, और इसकी वजह से 0 आएगी। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, लंबाई इधर है, इनका जो डॉट यानी अदिश जो गुणनफल होगा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका हमारा क्या होगा, कहां से B से C है ना, B से C का क्या होगा 0 हो जाएगा।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीएल यानी ये जो ए लेंथ है इसके बीच क्या कोण है, 90 डिग्री, 0 होगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए, बी इंटू इसकी लंबाई क्या यल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट। आई इन क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है एन, जो दिया है वो दिया है एक एकांक लंबाई में कितना जो है, कितना वायर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एकांक लंबाई में, एल लंबाई में क्या होंगे एनएल हो जाएंगे। जो धारा होगी क्या हो जाएगी म्यू नॉट एन एल आई। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो जाएगी म्यू नॉट आई। तो यानी हमेशा इसके अंदर इस अगर मैं बात करूँ इस परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान होती है, वो कितनी होती है म्यू नॉट आई के बराबर, म्यू नॉट एन आई के बराबर, एन आई के बराबर। देखिए एल से एल कटा है ना सिर्फ, तो क्या है म्यू नॉट एन आई। आगे बढ़े, बात करते हैं विशेष स्थितियों के बारे में। अगर मान लेते हैं अनंत तक ना हो, एक इसकी सीमित दूरी हो जो यहां से अल्फा कोण बनाए और यहां से क्या बनाए बीटा कोण बनाए, तो क्या होगा इसके पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखिए पी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत जरूरी फार्मूला है। हमने आपको बताया था एन क्या होता है हमारा एकांक लंबाई में फेरे गए संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन हमने बताया था अभी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं बाहर के बिंदु के लिए, अगर थीटा 0 हो जाए और थीटा 1 0 हो जाए, थीटा 2 क्या हो जाए पाई हो जाए, तो वही रखेंगे वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। आगे बढ़े, तीसरा देखें। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, एक बार दोबारा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, देखिए जो हमारे v की वैल्यू आई है वो आई है म्यू नॉट एन आई बाई 2 क्या आई है कॉस। देखिए यहाँ पे ए अल्फा है ए बीटा है, यहां से अल्फा इससे अल्फा है और यहां से बीटा है, मतलब इसका मतलब क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आया है। अब यहां पे कह रहा है अगर थीटा 1 हमारा 0 हो जाए, ठीक है ना, और थीटा 2 क्या हो जाए हमारा पाई हो जाए, तो रख देते हैं वैल्यू, हमारा क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाएगी।